नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। 13 मई को कर्नाटक के परिणाम आए। जैसे जैसे परिणाम स्पष्ट होता गया वैसे वैसे सोशल मीडिया पर दिख रहे ट्वीट्स का माहौल बदलता चला गया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ समझना अति आवश्यक हो गया है। ठीक है, राजनीति है, हार जीत तो चलती रहती है। ये वाक्य बोलने और समझने तक तो ठीक है, लेकिन राजकीय पार्टी के लिए ठीक नहीं। खासकर जिस राजकीय पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो। हार के बाद की खामोशी बयां कर जाती है कि ठीक कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जिन्हें हार का सामना कर्नाटक में करना पड़ा, लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल। अब इस सवाल के जवाब के लिए 3 सवाल के जवाब को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जवाब नहीं समझे गए तो शायद 2024 में दिक्कत हो सकती है। कड़वी है बात, लेकिन बिल्कुल सच है। अब मुद्दे पर आते हैं कि 3 सवाल कौन से। पहला, क्या प्रचार और प्रसार कम हुआ था? दूसरा, क्या बड़े चेहरे नहीं नजर आए थे क्या? तीसरा सवाल, क्या मुद्दे उठाए नहीं गए थे क्या? लेकिन जवाब तो बाहर से देखे तो ठीक था, मतलब प्रचार और प्रसार में कोई कमी रखी नहीं गई, बड़े चेहरे भी नजर आए, मुद्दे भी उठाए गए। तो फिर वही मुख्य सवाल आ जाता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है तो हार कैसे मिली, हार कैसे गए? अब इसका जवाब यही है कि 3 सवाल के जवाब जो ऐसे ठीक लग रहे हैं वो ही गलत है। अब कैसे? वो ऐसे कि प्रचार और प्रसार किस भाषा में ज्यादा हुआ था? प्रचार और प्रसार काम नहीं लगा, क्योंकि प्रसार और प्रचार करने के लिए बड़े चेहरे उतरे, वो ठीक है, लेकिन स्थानिक बड़े छोटे चेहरे का क्या? मुद्दा क्या सही में कर्नाटक के स्थानिक मुद्दे थे, या फिर पुराने नेशनल मुद्दों को रंग रूप बदल कर पेश किया गया था? कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक की स्थानिक जनता शायद अपनी राज्य की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों पर ज्यादा यकीन करती है, या उस भाषा की वजह से ही लगाव जुड़ता है उनका अपने स्थानिक नेताओं के साथ। राज्य की जनता के लिए उनके नेता, उन्हें पसंद आती अपनी राज्य की सरकार पहले आती है, नहीं कि केंद्रीय पार्टी के अन्य राज्य के बड़े नेता। क्योंकि जनता ये समझने के लिए बिल्कुल सक्षम है कि अगर उन्होंने मत देकर जिताया तो भी उनकी समस्या का हल अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं लाएंगे, क्योंकि प्रथम जिम्मेवारी उनकी नहीं है, लेकिन स्थानिक नेता या मुख्यमंत्री की ही होगी। मतलब कर्नाटक के स्थानिक बड़े चेहरे कौन? अब इसका जवाब कर्नाटक की जनता खुद सोचे और फिर वही स्थानिक चेहरे कहीं ना कहीं पीछे नजर आए, जो कि सही मायने में प्रचार और प्रसार में सबसे ज्यादा आगे नजर आने चाहिए थे। तो फिर जनता क्या करती? अब क्योंकि भाजपा का गढ़ गुजरात है, कई छोटे बड़े नेता, होद्देदार, कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में कर्नाटक में गए। अब बड़ी ही सामान्य बात है कि गुजरात की राज्य की भाषा गुजराती है। अब कर्नाटक के राज्य में कौन सी भाषा अधिक चलती है, मतलब बोली जाती है? भाषा की दिक्कत तो हो रही ही थी, जिसे हम आमतौर पर कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। अब जितने लोग वहां पहुंचे उसमें से कितने लोग कर्नाटक में बोले जाने वाली भाषा बोल सकते थे या फिर समझ सकते थे? अरे इंग्लिश बोल पाए उतने लोगों की संख्या क्या थी? जवाब शायद हम सभी जानते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि गुजरात के भाजपा के लोगों को कर्नाटक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जाने के बाद वहां के स्थानिक नेता और कार्यकर्ताओं को आगे रखकर खुद पीछे रहकर उन्हें मदद करना था। यानी जहां चुनाव है वहीं के नेता कार्यकर्ता को सबसे अधिक जिम्मेवारी सौंपकर उन्हें प्रमोट करना चाहिए था। अब कौन से मुद्दे का प्रचार वहां पर किया गया, सोचिए जरा। जरूरी नहीं है ना कि एक मुद्दा जो अन्य राज्यों में जीत दिला गया, कर्नाटक की जनता सिर्फ उसी मुद्दों के दम पर वोट देकर जीता दे।
कर्नाटक में भाजपा सत्ता स्थान में थी, तो सरकार के किए गए कामों को स्थानिक चेहरे स्थानिक भाषा में जनता को याद दिलाते, या फिर जनता खुश है कि नहीं या जनता को क्या चाहिए वह जानकर उस मुद्दे को सबसे टॉप पर रखा जाता, तो क्या होता नजारा। अब यह हार नहीं है, सबक है 2024 के लिए कि एक ही मुद्दा हर राज्य में राजनीतिक तौर पर नहीं चलेगा। एक मुख्य चेहरे के साथ साथ स्थानिक जनता के टच में रहने वाले चेहरे को भी बराबरी की जिम्मेवारी सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य की स्थानिक जनता को अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता पर प्रेम अधिक होता है, यानी कि लगाव होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को जैसे योगी जी से लगाव है, पश्चिम बंगाल की जनता को ममता बनर्जी से लगाव है। ऐसे तो ये बात जो है वो हर पक्ष को लागू होती है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो स्थानिक भाषा को बोल सके, समझ सके, लोगों के बीच में रहे, ऐसे मजबूत चेहरे चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या अन्य बड़े कांग्रेसी नेता गुजरात आएंगे तो भी स्थानिक जनता तक जुड़ने के लिए बीच में तो किसी मजबूत स्थानिक नेता की उपस्थिति आवश्यक होगी। अब सबसे शुरुआत में मैं जो बात कर रही थी कि सोशल मीडिया के रुख की, तो जैसे ही कांग्रेस की जीत पर मुहर लगने की शुरुआत हुई, ऐसे ही भाजपा के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर भाजपा को ही ट्रोल किए जाने लगा। जैसे कि सोशल मीडिया पर लिखा गया, जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। और इससे नहीं अटका, यह भी लिखा गया कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी भाजपा के मुद्दे से ही उसको जवाब। अब ये तो अभी के चुनाव मुद्दे की बात है, लेकिन भाजपा समर्थकों का, भाजपा का मुख्य मुद्दा हमेशा से रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का। अब भाजपा की कर्नाटक की हार के बाद कुछ ट्वीट सामने आए, जैसे कि भाजपा मुक्त दक्षिण भारत, यानी कि फिर से भाजपा के स्लोगन मुद्दे का उन्हीं को जवाब दे दिया कांग्रेस ने, उन्हीं की भाषा में। अब राहुल गांधी की पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में कही गई लाइन को याद करें कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। यह लाइन तब बड़ी नहीं लगती थी, पर जब कर्नाटक में जीत मिली तो उस पर यह लाइन जो है वो सोशल मीडिया पर वजूद लेने लगी। तब शायद आज तक का बड़ा सवाल था कि कांग्रेस की कोई मजबूत स्लोगन लाइन नहीं दिखाई देती, पर उसका जवाब शायद ये सारे ही ट्वीट से मिल गया। भाजपा समर्थकों और नेताओं द्वारा भारत के नक्शे पर कहां कहां भाजपा की सरकार है वह दिखाया जाता था, जिसका प्रभाव भी पड़ता था। लेकिन अब कर्नाटक की जीत के बाद फिर भारत के नक्शे में बताया जा रहा है कांग्रेस समर्थकों द्वारा कि कहां भाजपा की सरकार है और कहां भाजपा नहीं है, और वो भी अलग अलग अंदाज में दिखाया जा रहा है। कई मौकों पर कांग्रेस जब हारती थी तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस को भाजपा की रणनीति, स्लोगन का विरोध करने के बजाय उससे कुछ सीखना चाहिए। अब इस पे से ही आपको याद दिला दे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने ये कहा था कि मैं कर्नाटक का भूमिपुत्र हूं, और फिर नतीजा आपके सामने है। भाजपा का प्लस पॉइंट वाला शब्द कांग्रेस का प्लस पॉइंट बन गया। अब आखिर में सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की जीत पर तो इतना नहीं, लेकिन भाजपा की कर्नाटक की हार पर अन्य पार्टी के बड़े नेता भी भाजपा पर तंज कसते नजर आए। जहां संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाजपा के लिए अंत की शुरुआत है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। तो तेजस्वी यादव ने तंज कसते कह दिया कि बीजेपी काहे की राष्ट्रीय पार्टी अब बची कहां है। अब इन सब बयानों पर से क्या साबित होता है? क्या अगर सभी दूसरी राजनीतिक पार्टियां भाजपा से नाराज रहेगी, मतलब कि विपक्ष एकजुट होकर सामने आ गया, तो क्या होगा? क्या अकेले दम पर भाजपा 2024 में सत्ता में आ पाएगी,
या 3-5 अलग अलग पार्टियों को छोटा भाई या बड़ा भाई बनाकर साथ रखने का प्रयास करना ही होगा। यह बात तो तय है कि भाजपा के सामने बार बार हार कर अब जीतना शायद कांग्रेस ने सीख लिया, पर जीत का जश्न मनाते हुए अब अंदरूनी नेताओं के बीच की लड़ाई या नाराजगी दूर करना भी कांग्रेस को सीखना होगा, क्योंकि चुनाव में बहुमत पाने के बाद सरकार बनाना और उसे स्थायी रखना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। पंजाब की हार का निष्कर्ष निकालते हुए राजस्थान में बीच बचाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। गहलोत पायलट दोनों की ही कांग्रेस को जरूरत है। तो देखना तो यह भी होगा कि हार के बाद अब भाजपा की आगे की रणनीति क्या होगी। नमस्कार।